Once the elections are out of the way, I think there would be a very strong, determined effort, whichever government is there, to move towards a GST. जीएसटी के जल्द आने की उम्मीद हुई खत्म। टोक्यो में प्रधानमंत्री ने माना कि अगली सरकार ही लागू कर पाएगी नया टैक्स कानून। फिर भी प्रधानमंत्री को तेज ग्रोथ का भरोसा, लेकिन रेटिंग एजेंसियों को फिलहाल सुस्ती का अनुमान। शेयर बाजार में तेजी का तीसरा दिन, सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़ा, रिलायंस में जोश कायम। कच्चे तेल में आई जोरदार तेजी, नाइमेक्स पर भाव $95 के भी पार पहुंचा। घरेलू बाजार में भी 2% से ज्यादा की बढ़त। घरेलू और मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों के बीच फिर खड़ा हुआ विवाद। ग्लोबल ड्रग कंपनी फाइजर और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के बीच घरेलू पेटेंट के माहौल पर जोरदार बहस। जॉनसन एंड जॉनसन ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी राहत, मुंबई के मुलुंड प्लांट का प्रोडक्शन लाइसेंस रद्द न करने की अपील। सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा फोन गैलेक्सी मेगा भारत में लॉन्च किया। 31,500 की कीमत। HTC ने भी दमदार कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। I certainly think that in the interest of the game and in interest of all propriety, Mr. Srinivasan should certainly step aside. Why should he resign? Why shouldn't he? His Why? son-in-law is involved. How does it matter? श्रीनिवासन के इस्तीफे पर BCCI बोर्ड का मतभेद सामने आया। फारूक अब्दुल्ला साथ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगा इस्तीफा। कैप्टन धोनी मुस्कुराकर टाल गए जवाब। प्रॉपर्टी को भी मिलेगा उसका आइडेंटिटी कार्ड, दिल्ली से हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। दुनिया भर के टूरिस्टों को पसंद आ रहे एशिया के शहर। मास्टरकार्ड इंडेक्स में बैंकॉक ने लंदन को पीछे छोड़ा। जापान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने आज कॉर्पोरेट सेक्टर और रिफॉर्म की उम्मीद लगा, अर्थशास्त्रियों को झटका दिया। टोक्यो में प्रधानमंत्री ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जीएसटी को लागू करने में और देरी होगी। उन्होंने कहा कि अब इसे आम चुनाव के बाद अगली सरकार ही लागू कर पाएगी। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने इतने साफ शब्दों में जीएसटी पर कुछ कहा है। By year 2014, I am confident that a GST of appropriate type will be in place. We are going to have elections to the Lok Sabha in April 2014. Once the elections are out of the way, I think there would be a very strong, determined effort, whichever government is there, to move towards a GST. और इस खबर पर और बात करते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, आर्थिक रिफॉर्म के मोर्चे पर कितना बड़ा झटका है कि मान के चले कि यूपीए सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं जीएसटी को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार काफ़ी गंभीरता दिखा रही है और काफ़ी कुछ आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि जल्द से जल्द सरकार इसे लागू भी कर दे। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री का यह बयान आया है, उससे साफ लगता है कि अब सरकार को भी उम्मीद नहीं है कि जीएसटी वो तुरंत लागू कर पाएगी। और यही वजह कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अब अगली सरकार जो आएगी वही जीएसटी को लागू करने पर जोर लगाएगी और यानी जीएसटी लागू करने की जिम्मेदारी या फिर कहें कि सारा दारोमदार अब अगली सरकार पर निर्भर करता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने हालांकि ये बात मानी कि पिछले 6 महीने में जीएसटी को लेकर काफी कुछ प्रगति हुई है और यहाँ पे जीएसटी के एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन ने भी औपचारिक तौर से बयान दिया था और कहा था कि 80% जो मतभेद थे जीएसटी को लेकर उसे दूर कर दिए गए हैं। लेकिन 20% जो मतभेद अभी बचे हुए काफी वो तकनीकी मामले हैं और उसको सुलझाना काफी मुश्किल है, काफी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे सीएसटी कंपनसेशन का मुद्दा आ रहा है जिसको लेकर राज्य सरकारें अपने फॉर्मूले पर अड़ी है। केंद्र सरकार उसमें बहुत समझौता करने को तैयार नहीं है। जीएसटी का डिजाइन क्या हो इसको
लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अभी बहुत भारी मतभेद है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के सुलझाना सरकार को भी लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में काफी मुश्किल होगा, और ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया कि अब इस कार्यकाल में तो इसे लागू कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। दरअसल अगर सरकार चाहे भी तो शायद प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसे लागू न कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सरकार को अभी जीएसटी के ऊपर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी सिफारिशें नहीं आई है, उसकी सिफारिशें आनी बाकी है। उसकी सिफारिश आने के बाद फिर कैबिनेट में जाएगा मामला, कैबिनेट से फिर पार्लियामेंट में आएगा, फिर पार्लियामेंट में उसे मंजूरी देनी होगी। तो प्रक्रिया काफी लंबी है और ये इस बात का एहसास सरकार को भी, इसीलिए प्रधानमंत्री को औपचारिक तौर पर यह कहना पड़ा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे यह है कि अगली सरकार जो आएगी वहां समीकरण क्या होंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पे समीकरण क्या होंगे। फिर इन सारे समीकरण अगर बदल जाते हैं मौजूदा हालात के मुकाबले तो जीएसटी फिर एक लंबा फंसता चला जाएगा। यानी अगली सरकार आने के बाद तुरंत जीएसटी पर अंतिम फैसला मुश्किल होगा। वहां भी अगली सरकार आने के बाद लंबा खींचेगा जीएसटी, यानी टैक्स रिफॉर्म के मोर्चे पर सरकार को एक बहुत बड़ी नाकामयाबी यहाँ पे हाथ लगती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और इसी मामले पर बात करने के हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एम्पावर्ड कमेटी, जीएसटी के एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। मोदी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और हमें पहला स्टेटमेंट देने के लिए, जीएसटी अभी लागू नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है। आप लंबे समय से इस टैक्स कानून से जुड़े हुए हैं, क्या ये सेटबैक है? आपकी क्या है पहली प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा व्यवहारिक टाइम फ्रेम दिया है, क्योंकि सारे प्रयासों के बावजूद अभी जो स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य से कोई असहमति हो सकती है। क्योंकि देखिए, चुनाव के अंतिम वर्ष में, ये चुनावी वर्ष है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम साल है। अंतिम साल में कोई टैक्स सुधार संबंधी कोई बड़ा कदम उठाया नहीं जा सकता है जी। और कोई सरकार जो भी बड़े सुधार की कदम उठाती है वो अपने कार्यकाल के पहले 2 साल 3 साल में उठा सकती है। तो ये कोई जीएसटी का रिफॉर्म कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं है जिसके कारण वोट उनको मिलेंगे। तो इसलिए, और अभी तो जीएसटी नेटवर्क बनना था और बिना जीएसटी नेटवर्क के जीएसटी को लागू नहीं किया जा सकता है। अनेक और तरह की समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कहा वो सही कहा है और ये उसके बावजूद हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पीएम ने ये कहा है कि राज्य सरकारें अपनी टैक्स पावर को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, तो राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्वायत्तता को भी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो एक ही चीज चाहते हैं कि उनका जो रिसोर्सेज है, उनका जो रेवेन्यू राजस्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और जीएसटी लागू होने के बाद यदि राज्यों के राजस्व प्रभावित होते हैं तो केंद्र को इस बात के लिए स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि राज्यों की इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जी मोदी साहब, बिल्कुल आपकी बात माने लायक है, लेकिन इन मुद्दों पे तो लगभग पिछले 2-3 सालों से बातचीत हो ही रही है राज्य और केंद्र के बीच में। और मान ले कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है कि ये तुरंत लागू हो पाएगा? हो सकता है तब कांग्रेस इसका विरोध करे। पूछने का मेरा मतलब ये है कि ये स्टेट वर्सेस सेंटर का मुद्दा ज्यादा है या अब हमें लग रहा है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है? ये देखिए, ये गलत फहमी है कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का मामला है। ये जैसे मैंने कहा कि हर राज्य सरकार अपने राजस्व को सुरक्षित रखना चाहती है। और अब मान लीजिए कि कल गुजरात में अगर जीएसटी आएगा तो गुजरात को लगभग 5,000 करोड़ रुपया और केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्त होता है, ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है। और ये अगर कल शून्य हो गया तो गुजरात चिंतित है कि मेरे 5,000 करोड़ का राजस्व कैसे प्राप्त होगा। हरियाणा कांग्रेस शासित राज्य है और वो जो गेहूं और धान की खरीद करते हैं उस पर वो परचेज टैक्स मिलता है उनको, करीब 2,000 करोड़ रुपया। तो कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन वो चिंतित है कि मेरा परचेज टैक्स से आने वाला राजस्व है, अगर उसकी का नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, उनको ऑक्ट्रा चुंगी से करीब 15,000 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। यानी राज्यों को चिंता इस बात की है कि जीएसटी आने के बाद जो उनके राजस्व का नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। और केंद्र की सरकार आश्वासन तो जरूर देती है, लेकिन इसके लिए
जिस प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। जी। और मुझे विश्वास है कि अगर केवल एक बात की गारंटी हो जाए कि 5 साल तक राज्यों को अगर किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केंद्र की सरकार करेगी, तो 90% समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं मोदी साहब, इस एक प्रावधान पर मामला अटका हुआ है इतने सालों से। आप कह रहे हैं कि आखिरी साल में कोई भी सरकार ऐसा रूल या कानून नहीं लाएगी। आपको लगता है कि इतने साल जो लगा दे यूपीए में, ये इनकी फेलियर थी? नहीं, देखिए, मैं फेलियर शब्द नहीं चाहूंगा इस प्रकार की टिप्पणी करना, चूंकि मैं चेयरमैन एम्पावर्ड कमेटी का। और देखिए, ये जब वैट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, या जो सैनवेट आया, तो सैनवेट को करीब 15 साल लगे आने में। और ये तो जबकि वो केवल केंद्रीय कानून था, यहाँ तो केंद्र राज्य दोनों को मिलकर कानून बनाना है, संविधान का संशोधन करना है। और जिस सरकार के पास सामान्य बिल पास करने के लायक बहुमत नहीं है, वो सरकार 2/3 बहुमत कैसे जुटा पाएगी? तो समस्याएं हैं, और लेकिन उसका समाधान हो सकता है। लेकिन अब तो 2 महीने के बाद सारे राजनीतिक दल चुनाव अभियान में चले जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत व्यवहारिक बात कही है कि अब जो भी जीएसटी लागू होगा वो नई सरकार ही उसको लागू कर सकती है। और देखिए, मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बीजेपी कोई जीएसटी के विरोध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में और जीएसटी का जिक्र है, इसलिए वो कोई बीजेपी बनाम कांग्रेस या यूपीए बनाम एनडीए का सवाल नहीं है। हर राज्य के रेवेन्यू से रिलेटेड मामले और फिर कुछ और मामले हैं जिनके बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चिदम्बरम साहब के वित्त मंत्री बनने के बाद और इस क्षेत्र में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कोई टाइम फ्रेम बता दिया है, इसके बाद मेरे पास कुछ अधिक इसके अलावा कहने के लिए नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुशील मोदी एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे सीएनबीसी आवाज से। वो एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी। और इधर ग्रोथ को लेकर पीएम के भरोसे पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि सरकार को लगता है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं और ग्रोथ पटरी पर लौट रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी अच्छी है और जल्द ही हम 8% की ग्रोथ हासिल कर लेंगे। Our growth rate came down to 5% last year due to a combination of global factors and domestic constraints. We cannot do much about the global economy, but we have reacted with determination to overcome domestic constraints on economic growth. We are confident, therefore, that we will return soon to the growth path of 8% per annum. तो प्रधानमंत्री यहाँ पर 8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जबकि इधर रेटिंग एजेंसियों की तरफ से अच्छे संकेत नहीं है। एसएनपी ने अगले 1 साल तक ग्रोथ घटने की आशंका जताई है। इकरा ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ में मामूली सुधार की ही उम्मीद की है। इकरा के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 में भारत की ग्रोथ 5.5 से 6% के बीच रह सकती है। इन सब संकेतों के बीच भारत की रेटिंग अपग्रेड होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, बल्कि सीएलएसए का तो कहना है कि अब भी डाउनग्रेड का खतरा बना हुआ है। I don't think there was ever any case for a rating upgrade similar to what some of the government officials had been talking about. Is there a risk of a downgrade? I think the risk is there. It just depends on how things evolve. Some of the pressure points have lessened, certainly with commodities coming off and the government actually having undertaken some long overdue steps. But, you know, this has to be a continuous process. I mean, it can't just be do it and then go off to, you know, an hiatus of sorts. Which is why I think one of the biggest issues over the next 12 months is really going to be with global liquidity cycle and how it impacts India. Don't forget, India has been an important beneficiary. और कच्चे तेल में देखिए जोरदार तेजी, क्या है कारण, देखिए ब्रेक के बाद। इसके अलावा मुनाफे और बिक्री में बढ़त के बावजूद बाजार को पसंद नहीं आए गेल के नतीजे।
और अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जिसमें आज तीसरे दिन भी तेजी कायम रही। सेंसेक्स निफ्टी आज 0.5% चढ़े। मिड कैप शेयरों का भी हाल करीब करीब ऐसा ही था। बाजार में आज भी ऑयल एंड गैस शेयर ही सबसे आगे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 2% ऊपर रहा, तो वहीं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में भी बढ़त देखने को मिली। अगर बात करें ऑटो शेयरों की भी, तो यहाँ पर हमने एक बढ़त ही बनते देखी। हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट, ये तीनों शेयरों ने आज अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फार्मा सेक्टर में अभी भी कमजोरी बरकरार है। रेनबेक्सी, सन फार्मा के खराब नतीजे और सिप्ला, यहाँ पर पूरे सेक्टर पे इसका असर दिखा और सभी शेयर करीब 1.25 से लेकर 2.5% की गिरावट दिखाते हुए। और बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां मजबूती बढ़ती ही जा रही है। नाइमेक्स पर अब ये 1.5% के ऊपर कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल का भाव अब $95 के भी पार जा चुका है। फिलहाल वर्तमान स्तर देखें तो अभी भी करीब 1.5% की बढ़त दिख रही है नाइमेक्स क्रूड पर। क्रूड MCX पर करीब 3% की बढ़त बनी हुई है। यहाँ पर 5400 रुपए के बेहद करीब लेवल्स पहुंच गए हैं। अमेरिका के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहने की वजह से सेंटिमेंट सुधरा है और क्रूड में तेजी आई है। और कच्चे तेल की तेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। मनोज, कच्चे तेल में जो जोरदार मजबूती दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है? बिल्कुल, इसमें जैसे कि सुबह हमने देखा था कि मॉर्निंग सेशन में ये न्यूज़ निकल के आई थी कि वेनेजुएला जो है अगला जो ओपेक का मीट होने वाला है उसमें अपने प्रोडक्शन में थोड़ा कट कर सकता है। उसकी वजह से हमने देखा था कि सुबह का सत्र में जो है मार्केट पॉजिटिव बनी हुई थी। उसके बाद में एक और मुख्य चीज़ ये निकल के आई कि रुपए में आज वापस जो है डॉलर के मुकाबले कमजोरी देखी गई। उससे और थोड़ा जो है वापस इसको मजबूती मिली रुपए की कमजोरी की वजह से। लेकिन शाम के सत्र में जो यूएस के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो डेटा निकल के आए हैं वो उसमें बहुत ही अच्छे जो है डेटा निकल के आए हैं और जो कि लगभग 5 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उसके बाद से हमने एक काफ़ी अच्छी जो है अपसाइड मूव जो है बनते हुए देखी है नाइमेक्स पर। अब इसमें $96 का जो है टेक्निकली एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर $96 के स्तर जो है होल्ड होते हैं तो ऊपर में $98 तक के स्तर जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप निवेशकों के लिए इस हफ्ते क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसा कि आज अपसाइड मूवमेंट जो हुआ है लगभग 3% की जो है ऑलरेडी जो है मजबूती हम MCX क्रूड ऑयल में देख रहे हैं और इसके स्तर जो है लगभग 5370 के आसपास अभी चल रहे हैं। अगर 5380 के ऊपर जो है प्राइस जो है मेंटेन होता है तो फिर उसके ऊपर वापस जो है एक नया जो है बाय पोजीशन ले सकते हैं ऊपर में 5450 तक के स्तर के। चलिए, ऊपर में 5450 तक के स्तर पे यहाँ पर बाय पोजीशन की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पर नजर डालेंगे अमेरिकी बाजारों से किस तरह का कारोबार है, यूरोपीय बाजार भी किस तरह से बंद हुए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो अच्छे संकेत भारतीय बाजारों के लिए। अमेरिकी बाजारों में करीब 1% से ज्यादा की तेजी, और जो कारण है इसके पीछे वो 2-3 कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़त आती हुई अमेरिका में अभी अभी आंकड़े आए हैं। मई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पिछले 2008 के बाद अब तक सबसे उच्चतम स्तर पे। इसके अलावा जो घरों की बिक्री के आंकड़े हैं वो पिछले 7 साल में सबसे बेहतर हो गए। और साथ ही यहाँ पर अमेरिका और जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से खबरें आती हुई कि अपनी पॉलिसीज में फिलहाल कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। उसका असर आप देख रहे हैं कि आज यूरोपीय बाजार भी करीब 1 से 1.25% तक की बढ़त लेकर बंद हुए हैं। और सरकारी कंपनी गेल के मुनाफे और बिक्री दोनों में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ये अनुमान के मुकाबले काफी कम है। कंपनी का मुनाफा 483 करोड़ से बढ़कर 618 करोड़ रुपए हो गया है। बिक्री भी 10,455 करोड़ से बढ़कर 12,408 करोड़ हो गई है। और गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BC त्रिपाठी ने कहा कि आगे जाकर कंपनी के मार्जिन में और दबाव देखने को मिल सकता है। The margins will be affected, but going forward, if the domestic gas availability is reduced, GAIL will have to take a call at that time to produce LPG or to produce petrochemical and then request the government to reduce the subsidy, because we believe that there is no case for the subsidy to be asked from the GAIL. आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को का मुनाफा 7% बढ़कर 480 करोड़ के पार चला गया है। हालांकि बिक्री 8.5% घटकर 6,915 करोड़ पर आ गई है। हिंडाल्को की अन्य आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले 160 करोड़ से बढ़कर 231 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है।
दवाई बनाने वाली कंपनी सन फार्मा ने चौथी तिमाही में अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ा है। यह 820 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं कंपनी की बिक्री 2336 करोड़ से बढ़कर 3070 करोड़ के पार पहुंच गई है। सन फार्मा के बोर्ड ने एक पर एक बोनस शेयर जारी करने पर मंजूरी दे दी। तो रात 10 बजे जरूर देखिए हमारा खास शो सुपरस्टार मिड कैप, जिसमें हम बताएंगे कुछ ऐसे मिड कैप शेयर जहां आपको मिल सकता है शानदार मुनाफा। याद रखिए आज रात 10 बजे। और नीरा राडिया ने दी कोर्ट में गवाही। स्वान टेलीकॉम को लेकर उठाया सवाल। नीरा का बयान सुनिए ब्रेक के बाद। और दुकानों पर दिखने वाले पुतले के कपड़ों पर क्यों है शिवसेना को ऐतराज, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बीसीसीआई के प्रमुख एन श्रीनिवासन को बोर्ड में रहना चाहिए या नहीं, इस पर पहले तो क्रिकेट बोर्ड और उसकी एसोसिएशन ने चुप्पी साध रखी थी और चारों तरफ से दबाव बढ़ने के बाद जब खामोशी टूटी है तो आपसी मतभेद सामने आ गए हैं। केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की राय एकदम अलग है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख अब्दुल्ला मानते हैं कि श्रीनिवासन ने कोई गलती नहीं की है और उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स श्रीनिवासन की टीम है। इस टीम को चलाने वाले उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन बैटिंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। सिंधिया का कहना है कि श्रीनिवासन ने खुद गलती ना की हो, लेकिन क्रिकेट की खातिर उन्हें हट जाना चाहिए। When there is a question mark with regard to a conflict of interest with a certain team, added to that is a question mark with regard to a certain family member, I certainly think that in the interest of the game and in interest of all propriety, Mr. Srinivasan should certainly step aside. Why should he resign? Why shouldn't he? His Why? son-in-law is involved. How does it matter? My son-in-law may be involved. Does it mean that I have to resign? But Let the investigation show. If in the investigation it comes that Srinivasan has been responsible in this, obviously he will go. He's an honorable man. और जब टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मैच फिक्सिंग और बैटिंग से जुड़े सवाल पूछे गए तो आईपीएल के मीडिया मैनेजर ने उन्हें इसका जवाब नहीं देने दिया। दोबारा पूछे जाने पर धोनी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। उधर विंदु दारा सिंह आज अपने बयान से पलट गए। विंदु ने कहा है कि मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी में मयप्पन का कोई रोल नहीं है। विंदु दारा सिंह का ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि मयप्पन की भूमिका का पर्दाफाश विंदु की कॉल डिटेल्स से ही हुआ था। दोनों से पूछताछ करने के बाद ही पता चला था कि मयप्पन विंदु दारा सिंह के जरिए ही आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाया करते थे। वहीं कोर्ट से भी विंदु दारा सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने विंदु की पुलिस कस्टडी 31 मई तक बढ़ा दी है। इधर स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत को 4 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अंकित चौहान की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्रीसंत की जमानत याचिका पर अब 4 जून को सुनवाई होगी। पूर्व कॉर्पोरेट लॉबियस्ट नीरा राडिया के मुताबिक स्वान टेलीकॉम 2G लाइसेंस पाने की हकदार नहीं थी। नीरा राडिया आज 2G घोटाले में बतौर गवाह पेश हुई। कोर्ट में नीरा राडिया ने बताया कि 2008 में आम धारणा थी कि स्वान टेलीकॉम ADAG ग्रुप की फ्रंट कंपनी थी, इसलिए उसे 2G लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। राडिया ने यह भी कहा दिल्ली सर्कल के लिए टाटा टेली स्पेक्ट्रम पाने की सबसे बड़ी दावेदार थी, फिर भी उसे स्पेक्ट्रम नहीं मिला और स्वान टेलीकॉम के साथ साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस को भी स्पेक्ट्रम मिल गया। स्वान टेलीकॉम शाहिद बलवा और विनोद गोयंका की कंपनी है और ये दोनों 2G घोटाले में जेल भी जा चुके हैं। हालांकि आज राडिया का बयान दर्ज नहीं हो सका और 2 जुलाई को उनका बयान रिकॉर्ड होगा। बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बीएमसी मुंबई में लॉन्ड्री स्टोर्स के बाहर लगी मैनिक्विन्स को बिकनी में दिखाने पर रोक लगाने जा रही है। शिवसेना का मानना है कि मैनिक्विन्स को ऐसे कपड़ों में दिखाने से बलात्कार जैसी घटनाओं को बल मिलता है, इसलिए शिवसेना ने बीएमसी से ये प्रस्ताव पास कराया है। इस प्रस्ताव में उन दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है जो मैनिक्विन्स को लॉन्ड्री में दिखाते हैं। हालांकि ये अभी अस्थायी प्रस्ताव है और इसे बीएमसी से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। दुकानदार इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध कर रहे हैं। Removing of mannequins, I don't think it will help in reducing the sex crime. You know what they can do is
they can use, like they can enforce law, like new law in our constitution. Banning these shops won't make any difference. You have to take some legal steps to do that. I don't think that is going to happen. I think it's more related to self-control of the guys. Of course, I don't think so that would help in any manner. What people need is they should be having moral policing. Actually, I don't think that by banning something like this, the mentality of the people can be changed. Basically, education is the only way by which we can actually reduce this kind of things. यहाँ विपिन, अजीब बात है कि आपको अगर ऐसी बलात्कार रोकना है तो आप मैनिकिन्स पे कपड़े डाल दो, यहाँ पर बुरी नजर वाले को आप कैसे रोक सकते हो? जी हाँ, ये बीमारी का गलत तरीके से इलाज करने जैसी बात है कि आपको नजरिया बदलना चाहिए, बजाय उसके आप इस तरह के बैन या इस तरह की रोक लगा रहे हैं। बीएमसी के लिए और बहुत कुछ है करने को, शायद उस पर ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। हम एक ब्रेक लेंगे इस वक्त, आगे बताएंगे फाइजर के बयान पर देसी दवा कंपनियां हुई आग बबूला, आखिर ऐसा क्या कहा फाइजर ने, देखिए आगे। और मुंबई के जसलोक अस्पताल ने रेनबैक्सी की दवा को किया बैन, कितना सही है अस्पताल का ये कदम, करेंगे चर्चा MIMS के एडिटर CM गुलाटी से। घरेलू और मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों के बीच फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है। ग्लोबल ड्रग कंपनी फाइजर और भारत में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों की लॉबी IPA यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के बीच बहस शुरू हो गई है। फाइजर ने US हाउस कमेटी को बताया था कि भारत में पेटेंट को लेकर माहौल खराब हो रहा है और फाइजर के इसी कथन पर IPA ने आपत्ति जताई है। पूरी खबर समझने के लिए चलेंगे अपनी संवाददाता अर्चना शुक्ला के पास। अर्चना, फाइजर ने US हाउस कमेटी के सामने क्या कहा है और इस पर IPA को इतना ऐतराज क्यों है? जी, ये सब शुरू हुआ था मार्च 2013 को, जब फाइजर ने US हाउस कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन, एक टेस्टिमनी प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में IP एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होता जा रहा है। इस वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टीनेशनल ड्रग फर्म्स के लिए ख़राब होता जा रहा है और उन्हें ग्रोथ नहीं मिल रही है यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंडियन ड्रग कंपनीज़ की तरफ फेवर किया जाता है और मल्टीनेशनल ड्रग फर्म्स अपने पेटेंट्स बचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कंपलसरी लाइसेंस, अगर आप याद करें, नाटको को कंपलसरी लाइसेंस दिया गया था बायर की एंटी कैंसर ड्रग नेक्सेवर के प्रति के एवज पर, तो उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये एक जरिया बन गया है इंडियन जेनरिक ड्रग कंपनीज का कि वो फ्री राइड लें इनोवेशन पर और पैसे बनाएं इंडियन मार्केट में सस्ती दवाएं बेचकर। इस टेस्टिमनी के रिप्लाई में IPA ने काफ़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि कंपलसरी लाइसेंस जिस तरह के प्रोविजंस हैं वो ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंडर आते हैं एंड इंडिया इज़ कंप्लायंट टू दीज ट्रिप्स अग्रीमेंट। इंडिया में उन्होंने ये भी कहा कि फाइजर की जो टेस्टिमनी थी उसमें काफ़ी सारी फैक्चुअल गलतियाँ थी। जिस तरह से इंडिया को जताया गया था, जिस तरह की इंडिया की IP रिजीम को जताया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम को जताया गया था, वो एक गलत लाइट में दिखाया गया था उसको। शुक्रिया अर्चना इस जानकारी के लिए। जॉनसन एंड जॉनसन ने महाराष्ट्र FDA से मुलुंड प्लांट का लाइसेंस रद्द करने का फैसला वापस लेने की अपील की है। इस प्लांट में कंपनी बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है और नियमों की अनदेखी की वजह से इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। प्लांट का लाइसेंस 25 जून से रद्द माना जाएगा। महाराष्ट्र FDA ने कंपनी को स्टेरिलाइजिंग में एथेनॉल ऑक्साइड के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा था, क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड की वजह से फेफड़ों का नुकसान होता है। एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से कैंसर का भी खतरा रहता है। प्लांट को लोकल FDA के पास रजिस्टर नहीं कराने का नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी अपील में कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर होता है और ये सुरक्षित भी है। हालांकि कंपनी ने लोकल FDA में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की गलती मानी है। उधर महाराष्ट्र FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन को राहत देने से इनकार किया है। FDA का कहना है कि मामला राज्य सरकार के हाथ में है और अब उसके कहने पर ही कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है। रैनबैक्सी इन दिनों सुर्खियों में है। कंपनी पर US FDA के एक्शन के बाद अब मुंबई के जसलोक अस्पताल ने कंपनी की दवाओं को बैन करने का फैसला लिया है। अस्पताल ने अपने डॉक्टरों को रैनबैक्सी की दवा लिखने से मना किया है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता कविता कृष्णन के पास। कविता, क्या हो रहा है जसलोक में और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस बैन के बारे में?
जी, दरअसल किसी भी अस्पताल में, जसलोक जैसे किसी बड़े अस्पताल में दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स या स्टाफ डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल के पेरोल पर होते हैं, और दूसरे हैं कंसल्टेंट्स जो कि फ्रीलांस डॉक्टर्स हैं। 3, 4, 5 हॉस्पिटल्स में उनकी कंसल्टिंग होती है। ये जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी हॉस्पिटल उन्हें कोई भी दवाई लिखने से मना नहीं कर सकता है। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर ही दवाई बैन कर सकता है भारत में। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्हें लगा कि किसी मरीज को रैनबैक्सी के कोई खास दवाई की जरूरत है तो वो उसे जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। इनकी जो संगठन है एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट्स, उनसे भी हमारी बात हुई और उनका भी यही कुछ ऐसे ही कहना है। उन्होंने बताया कि बगैर किसी सरकारी फरमान के वो दवाई प्रिस्क्राइब करना बैन नहीं करेंगे। और उन्होंने भी ये साफ किया कि सिर्फ ड्रग कंट्रोलर ही है जो इस तरह का कोई ऑर्डर डॉक्टर्स को दे सकते हैं। मुंबई की जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी हमने बातचीत की दिन भर में। उनकी जो संगठन है एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने हमें बताया कि पहले तो वो जसलोक के साथ बैठक करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जसलोक ने ऐसा फैसला लिया क्यों है। उसके बाद ही इस मामले पर वो किसी तरह का फैसला लेंगे। इधर यूएसएफडीए के एक्शन पर जो है भारत सरकार की भी नजर पड़ी है। सरकार ने, खबर है कि सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को बोला है कि वो किसी तरह की नीति बनाए। जो इंटरनेशनल एजेंसीज भारतीय दवाई कंपनियों के खिलाफ जो एक्शन ले रही है उस पर रिएक्ट करने के लिए किसी तरह की नीति बनाने के लिए बोला गया ड्रग कंट्रोलर को। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कविता। तो डॉक्टर्स ने जसलोक अस्पताल का बैन मानने से मना कर दिया, लेकिन क्या जसलोक का ये कदम सही भी है और इससे क्या हासिल होगा, इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ है MIMS के एडिटर CM गुलाटी। गुलाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। क्या रेनबैक्सी की दवा को जसलोक अस्पताल में बैन करना एक सही कदम है? मैं नहीं समझता कि ना तो ये सही कदम है ना इसकी ज़रूरत है। अगर पेशेंट्स को नुकसान हो रहा हो तो मैं मानता हूं कि हमको उनको बैन करना चाहिए, पर वो खाली जसलोक हॉस्पिटल में बैन करने से क्या होगा, वो तो पूरे भारतवर्ष में बैन करना चाहिए। और वो काम जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया का है। तो ये एक लोकली उस चीज़ को बैन करने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गुलाटी जी, अगर विरोध के लिए भी हॉस्पिटल ने कदम उठाया है तो भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट बदल गया है। गड़बड़ी करने वाले सिंह ब्रदर्स के हाथ में अब मैनेजमेंट नहीं है। ऐसे में क्या रेनबैक्सी का टारगेट करना सही है? नहीं, देखिए, हमको पूरी चीज को कॉम्प्रहेंसिवली देखना है, खाली एक चीज को निकाल के नहीं देखना है। पहली बात तो ये है कि रेनबैक्सी के भारतवर्ष में 9 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जिन प्लांट के ऊपर अगर उंगली उठी 2008 में वो सिर्फ 2 हैं, पांवटा साहब हिमाचल प्रदेश और देवास मध्य प्रदेश। तो जो बाकी 7 हैं उनका तो कोई इस कंट्रोवर्सी से लेना देना ही नहीं है। अगर उन 7 में भी गड़बड़ चल रही है तो वो तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल और जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं ये उनका कसूर है कि वो जाके उसको देखें और ठीक करें। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके दर्शकों का ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूं कि 2008 में जब अमेरिका ड्रग कंट्रोलर ने इनको प्रतिबंध लगाया था तो इसलिए नहीं लगाया था कि प्रोडक्ट में कोई कमी थी। प्रोडक्ट तो उन्होंने टेस्ट किया था और उसमें कोई गड़बड़ नहीं निकली। तो भारतवर्ष का जो रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेशन है, और जो अमेरिका का ड्रग रेगुलेशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि भारत में हमारा पूरा ध्यान आखिरी प्रोडक्ट जब वो रेडी हो जाता है और पेशेंट उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है उसको, हम उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो क्वालिटी प्रोसेसिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, जिस फैक्ट्री में दवाएं बन रही हैं उसकी बनावट, एयर कंडीशनिंग, एयर हैंडलिंग, सब के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं। जी गुलाटी जी, अगर क्वालिटी ही मामला है तो क्या वॉकआउट को बैन नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखिए, ऐसा है, मुझे वॉकआउट का ये नहीं पता कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर प्रश्न है या के प्रोसेस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन,
बिल्स, उनके ऊपर प्रॉब्लम है। तो इसलिए वोकार्ड को इसके बीच में लाना ठीक नहीं होगा। पर इस केस में मैं फिर कहूँगा कि अमेरिकन्स को फाइनल प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी में कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दी। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। MIMS के गुलाटी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बात है कि दूसरे 7 प्लांट पे क्या हो रहा है। लेंगे एक ब्रेक इस वक्त। चलिए, और ब्रेक के बाद आपके लिए है कि आपकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा सिर्फ एक कार्ड के अंदर होगा, लेकिन ये कार्ड कैसे काम करेगा समझेंगे इस ब्रेक के बाद। और कोल इंडिया ने बढ़ाए दाम, क्या आपकी बिजली होगी महंगी, बताएंगे आगे। जैसे आधार कार्ड आपकी पहचान है, वैसे ही अब आपकी प्रॉपर्टी का भी पहचान कार्ड बनेगा, और ये कार्ड है यूपिक कार्ड यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। इस यूपिक कार्ड के जरिए आपकी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। क्या है यूपिक कार्ड और इसका क्या फायदा होगा, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। यूपिक 12 डिजिट का कोड होगा जो आपकी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगा। यूपिक सिस्टम में आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर जानकारी होगी। मसलन प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, क्या मेजरमेंट है, कितना कवर एरिया है और एरिया के हिसाब से कितना प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। यूपिक के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तरी दिल्ली से की जा रही है। उत्तरी दिल्ली में करीब 12 लाख प्रॉपर्टी है और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4 लाख प्रॉपर्टी से ही टैक्स मिलता है। यूपिक यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड के दायरे में कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी आएंगी और इसके लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में होगा। यूपिक कार्ड के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रुकेगी और इसकी वसूली का सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा। यूपिक के जरिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास प्रॉपर्टी का पूरा ऑनलाइन ब्यौरा रहेगा और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। कुल मिलाकर कहें तो नगर निगम की पैनी नजर रहेगी आपकी प्रॉपर्टी पर। GRP कैमरे से सभी प्रॉपर्टीज की फोटो ली जाएंगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगर मान लो कोई ये कहता है कि मैं रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा हूँ और वो मौके पे ये पाया जाता है कि कमर्शियल यूज़ कर रहा है और कहता है कि मैं 500 स्क्वायर फुट यूज़ कर रहा हूँ और हमारा वो सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि वो 1000 फुट कर रहा है, तो सारा उसको वहीं हम रिकॉर्ड बता देंगे कि आपका इतना टैक्स बनता है और आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, ये डिफरेंस आ रहा है। पिछले साल 2011-12 में उत्तरी नगर निगम ने 183 करोड़ रुपए टैक्स वसूला था, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि यूपिक आ जाने के बाद ये रकम दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल यूपिक के पायलट प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस साल के आखिर तक इसे पूरी उत्तरी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब आपकी बिजली महंगी हो सकती है। महंगी कोल इंडिया ने तो लो ग्रेड कोयले का दाम बढ़ाया है और कल आएगा सन टीवी का ऑफर फॉर सेल। देखते हैं कारोबार जगत की बड़ी खबरें 2 मिनट के अंदर। कोल इंडिया कल से अपने लो ग्रेड कोयले को 10% महंगा कर देगा। कोयले के दाम में इस बढ़ोतरी से बिजली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। हालांकि कोल इंडिया ने अच्छी क्वालिटी के कोयले के भाव में औसत 12% की कमी भी की है। कोल इंडिया का कहना है कि दाम में ये फेरबदल अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से किया गया है। इससे कंपनी को सालाना 2500 करोड़ का फायदा होगा। कल सन टीवी का ऑफर फॉर सेल आ रहा है। कंपनी का प्रमोटर मारन परिवार इस OFS के जरिए 2% हिस्सेदारी बेचेगा। फिलहाल मारन परिवार के पास सन टीवी की 77% हिस्सेदारी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स के नियम की वजह से प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% तक लानी है। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऑफर फॉर सेल को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल में 37 लाख शेयर को रखा था, लेकिन बोली करीब 1 करोड़ 82 लाख शेयरों को मिली। बोलियों के आधार पर इसका इंडिकेटिव प्राइस 567 रुपए 22 पैसे तय हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भरोसा दिलाया है कि उसको ज्यादा पावर मिलने पर गड़बड़ियों की जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी। सेबी की मांग है कि उसे छापे, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और कॉल रिकॉर्ड जानने की इजाजत मिले। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा के मुताबिक इसकी पावर मिलने के बाद सेबी का कामकाज काफी तेज हो जाएगा।
रेनो ने करीब 7,000 स्काला और पल्स कारें रिकॉल की है। ये कारें जून 2012 से मार्च 2013 के बीच बनी है। इनके ब्रेक मास्टर सिलेंडर में खराबी है। ग्राहक सर्विस सेंटर में जाकर इसे दुरुस्त करा सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 3 दिन पहले ही निसान ने अपनी गाड़ियां रिकॉल की थी, उसमें भी ऐसे ही खराबी थी। निसान और रेनो दोनों एक ही फैक्ट्री में गाड़ियां बनाती हैं और दोनों कारों के इंजन और प्लेटफॉर्म एक ही हैं। हवाई किराए में अनबंडलिंग की इजाजत मिलने के बाद गो एयर ने भी विंडो और गलियारे की सीट पर फीस लगा दी है। अब इन सीटों को चुनने पर 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा ग्राहक अतिरिक्त चेक इन बैगेजेस के लिए भी पहले से पेमेंट कर सकते हैं। और सैमसंग और HTC ने उतारे नए स्मार्टफोन, क्या है खासियत, दिखाएंगे आगे। और घूमना फिरना है तो कहां जाएं, बताएंगे दुनिया के 5 सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब बात टेक्नोलॉजी की। आज सैमसंग और HTC ने अपने नए स्मार्टफोन्स बाजार में उतारे। इस बारे में ज्यादा बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। सैमसंग गैलेक्सी S4, आईफोन 5 जैसे सुपर स्मार्टफोन की टक्कर में HTC ने उतार दिया है अपना HTC One स्मार्टफोन। और इसमें कैमरा मालूम है कितने मेगापिक्सल है? 4 मेगापिक्सल। और HTC के मुताबिक ये 4 मेगापिक्सल या अल्ट्रा पिक्सल कैमरा किसी भी 13 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन से ज्यादा बेटर है। HTC One में ढेरों दमदार फीचर्स हैं। इसमें 4.7 इंच की फुल HD स्क्रीन है, क्वाड कोर प्रोसेसर है और HTC One एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जेली बीन पर चलता है। साथ में HTC Sense 5 UI भी है। म्यूजिक लवर्स के लिए HTC One एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसमें दिए गए हैं HTC बूम साउंड स्पीकर्स जो नाम की ही तरह दमदार हैं। और इसका सबसे तगड़ा फीचर है इसका 4 अल्ट्रा पिक्सल कैमरा। हमने जो अल्ट्रा पिक्सल कैमरा बनाया उसमें हमने पिक्सल का साइज बड़ा कर दिया है, तो उससे लाइट ज़्यादा आती है। तो इसके मतलब फ़ोटो वगैरह जो डार्क में आप खींचते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। HTC One की कीमत है 42,900 रुपए और ये रिलायंस के नेटवर्क पर खरीदने पर HTC One के साथ काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं। आपको 1 GB डेटा 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा। आपको बिग फ्लिक्स जिसके पास बहुत इंडिया में सबसे उम्दा कैटलॉग है फॉर मूवीज, यू विल गेट अनलिमिटेड मूवी व्यूइंग फ्री फॉर अ प्रमोशनल पीरियड। HTC One के बाद मेगापिक्सल वॉर पर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा, पर स्क्रीन साइज वॉर के बारे में क्या करें जिसमें सैमसंग पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। देखिए सैमसंग के पास 3 इंच की स्क्रीन साइज में गैलेक्सी स्टार है, 4 इंच में गैलेक्सी S2, 5 इंच में गैलेक्सी नोट और 7 इंच में उसके टैबलेट शुरू हो जाते हैं गैलेक्सी सीरीज के। बीच में बचा 6 इंच का साइज, उसमें भी आप सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना मेगा स्मार्टफोन। यह है सैमसंग का गैलेक्सी मेगा, साइज 6.3 इंच और कीमत 31,490 रुपए। 8 मेगापिक्सल के कैमरे वाला यह फोन एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। गैलेक्सी मेगा में भी गैलेक्सी S4 के ग्रुप प्ले, डुअल फोटो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वोडाफोन और रिलायंस कम्युनिकेशंस के नेटवर्क पर इस फोन को खरीदने पर कुछ महीने 2 GB फ्री 3G डेटा मिलेगा। अभिषेक तेलंग, मुंबई। दुनिया में टूरिस्टों के सबसे पसंदीदा शहरों की एक लिस्ट में पहली बार कोई एशियाई शहर टॉप पर पहुंचा है। मास्टरकार्ड एनुअल ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज इंडेक्स की लिस्ट आ गई है। ये लिस्ट बताती है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट किस शहर में सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। 2013 की लिस्ट आज ही जारी हुई है और क्या है इस लिस्ट में जानने के लिए चलेंगे अपनी सहयोगी कविता थपलियाल के पास। कविता, मास्टरकार्ड इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की टॉप 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन या सिटीज कौन सी? मास्टरकार्ड इंडेक्स के मुताबिक एशिया के शहर ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में लोकप्रिय हो रहे हैं और मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है शॉपिंग पैराडाइज बैंकॉक। और गौर करने वाली बात यह है कि इस सर्वे में बैंकॉक ने लंदन को भी पछाड़ दिया है। कैन यू बिलीव इट? इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में 1,59,80,000 लोग बैंकॉक घूमने जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। यहाँ के बीचेस, यहाँ की शॉपिंग और यहाँ के मसाजेस और स्पा तो वर्ल्ड फेमस है ही। और इसी लिहाज में अनडाउटेडली देखा जाए तो अपने आप
आप को अनवाइंड करने के लिए बैंकॉक एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी जगह है और ऐसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। वहीं लंदन में 1,59,60,000 लोग जाएंगे। अपने एंशिएंट कल्चर, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, इन सब चीजों के लिए लंदन बहुत ज्यादा फेमस है और इसीलिए यूरोप का टूरिज्म के लिहाज से सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यहाँ लंदन को माना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पेरिस, जहां 1,39,20,000 लोग जा सकते हैं। वेल, इसी के साथ अगर हम बात करें तो पेरिस की खूबसूरती और वहाँ की आर्किटेक्चर, और हम सब जानते हैं उसको एक रोमांटिक जगह बनाती है इन सब चीज़ों की वजह से, और इसी के साथ साथ वहाँ का फैशन तो हम सब जानते ही हैं, नंबर 1 है ही। और चौथे नंबर पर है सरप्राइजिंगली एक और शॉपिंग डेस्टिनेशन, सिंगापुर। ये तो हो गई 4 डेस्टिनेशंस, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस सर्वे में 132 शहरों को आंका गया था और टॉप 20 में कुआलालंपुर, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो जैसे एशिया के ही शहर शामिल हैं। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि दिल्ली के 4 लाख लोग एज टूरिस्ट बैंकॉक जाएंगे, और मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा पिछले साल से 7.4% ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की ग्रोइंग इकोनॉमी, वहां रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल, डिस्पोजेबल इनकम और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल की चाह में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे वजह है। और इस लिहाज में देखा जाए तो भारत की ओर से ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने इस बार का IPL खिताब जीत लिया है। टीम ने ओनर नीता अंबानी के साथ जीत का जश्न भी मनाया।